अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिजनेस फाइनेंस के बेसिक कोर्स, जिसको हम टाइटल दे रहे हैं बिजनेस फाइनेंस ही का, आपको वेलकम करती हैं। हमारा ये कोर्स जो है फाइनेंस के एरिया का बहुत ही बेसिक कोर्स होगा, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स या एसेंशियल्स ऑफ द फाइनेंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। आज हमारा इस सिलसिले का पहला लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर से पहले मैं ये चाहूंगी कि हम मेन टॉपिक शुरू करने की बजाय हम एक ओवरव्यू दें। लेकिन जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी गाइडलाइन क्या होगी, यानी हमारा रेफरेंसेस क्या है, कि आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर और लिसनिंग टू द लेक्चर अगर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस चाहिए है तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। तो रेफरेंसेस में एक तो आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, लेकिन इसके साथ साथ बुक जो है हमेशा बहुत बड़ी हेल्पर का रोल अदा करती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हम इस लेक्चर में या इस कोर्स में बेसिकली कौन सी बुक जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक जो है वो क्या होगी। तो बेसिक टेक्स्ट बुक इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाय 3 डिफरेंट ऑथर्स फ्रॉम रिनाउंड स्कूल्स ऑफ बिजनेसेस। तो हमारी ये बुक हमने रिफ्लेक्ट की है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये हमारी प्राइमरी टेक्स्ट बुक है फॉर दिस कोर्स। Title of the book is Essentials of Corporate Finance. There are 3 authors, Ross, Westerfield, and Jordan. And we will focus on the 4th edition of this book, and the publisher is McGraw-Hill Publisher. इसके साथ साथ जब भी हम किसी बुक की बात करते हैं, एक तो हमेशा हमारी एक टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग मटेरियल जो होता है जो कि फर्दर उसको एनहांस करता है, फर्दर स्ट्रेंथन कर देता है, कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक से, स्लाइड से, बट स्टिल अगर आप उसमें ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं या उसकी ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या उसको किसी और एंगल से देखना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे पास 2 और रेफरेंस बुक्स भी मौजूद हैं जो कि मैंने रिफ्लेक्ट की हैं इस स्लाइड के ऊपर। तो हमारी जो रेफरेंस बुक्स होंगी उनमें एक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस बाय गिटमैन एंड मैडुरा। नाउ दिस बुक हैज 2 ऑथर्स, लॉरेंस जे गिटमैन एंड जेफ मैडुरा, एंड पब्लिशर जो है दैट इज एडिसन वेस्ले पब्लिशर्स। इसके साथ साथ मजीद हेल्प के लिए हमारे पास एक और भी बुक है जो कि अगेन हमारी टेक्स्ट बुक इज फंडामेंटल एसेंशियल्स, और साथ साथ दोनों ही रेफरेंस बुक जो हैं वो भी बेसिक फाइनेंस लेवल की बुक्स हैं। तो दूसरी बुक जो है दैट इज द टाइटल ऑफ फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑथर हैं, स्टैनले ब्लॉक एंड जेफरी हिल। अब इसकी जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो हैं मैग्रा-हिल पब्लिशर्स। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगी कि अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं या आप बेसिक नॉलेज चाहते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेक्चर्स अटेंड करें, देखें, साथ साथ इसके सप्लीमेंट्री मटेरियल को भी पढ़ें। लेकिन इसके अलावा मजीद अपने आप को इसमें वेल वर्स करने के लिए आप टेक्स्ट बुक इज अ मस्ट थिंग। टेक्स्ट बुक जो है वो एक गाइड का रोल हमेशा प्रोवाइड करती है आपको। तो हमेशा वो सफर कामयाब सफर होता है जिसमें आपके पास प्रॉपर गाइडेंस मौजूद हो। इसके अलावा मजीद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यू कैन आल्सो ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द रेफरेंस बॉक्स, और ये किताबें जो है दे आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं पूरा आपको प्लान दे दूं इस कोर्स का, कि इस कोर्स को जो है हम किस तरह प्लान करना चाह रहे हैं। और प्लान हमेशा क्या होता है कि हमारे इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे। जब भी आप कहीं एंटर होते हैं, अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपकी इस एंट्री के बाद आपकी अगली मंजिल क्या है, उससे नेक्स्ट स्टेप एंड देन फाइनली कहां पे आपने एंड करना है, तो वो जर्नी हमारा बेसिकली कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आपके जहन में क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आज का पहला स्टेप लेने से पहले आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि इस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि हम किस किस्म के टॉपिक्स जो हैं इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में 2 स्लाइड्स बनाई हैं जिसमें सारे मेन टॉपिक्स या जो मेजर स्टेप्स हमने लेने हैं वो डिस्कस किए हैं। तो एज सच हम डेफिनेटली जब भी कोई नया स्टार्ट लेते हैं तो पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन की। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द इंट्रोडक्शन और द ओवरव्यू। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। अब इस ओवरव्यू में आज का पहला लेक्चर हमारा पहला स्टेप होगा, जिसमें हम बताएंगे कि बेसिकली ये बिजनेस फाइनेंस या एरिया जो है ये है क्या, इसकी ओरिजिन क्या है, और फर्दर इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और एक बिजनेस वेंचर में हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजर है
जिसमें हमारे फाइनेंसेस को, फंड्स को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, उसका क्या रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद मजीद जब हम आगे बढ़ेंगे तो विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेस एंड कैश फ्लोज। अब जब भी किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का ये होता है टू अर्न प्रॉफिट। और ये रिफ्लेक्ट कहां से होता है कि हमारी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो बिजनेस एक्टिविटी होती रहती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जितनी हमारी कॉस्ट आती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी रेवेन्यूज या सेल्स जनरेट होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, हम सारे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को सम अप करने के बाद वी कैलकुलेट द प्रॉफिट। और नॉर्मली जो बिजनेस की सक्सेस है वो प्रॉफिट से मेजर की जाती है। अब ये प्रॉफिट जो है ये कहां से आते हैं, हमारे पास दो मेजर स्टेटमेंट्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। एक है हमारी इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन होती है उसकी, और दूसरी है हमारे पास बैलेंस शीट जो कि बिजनेस की एग्जिस्टेंस के इस वक्त उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसके साथ साथ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम टैक्सेस को भी डिस्कस करते हैं कि फर्म्स जो है उसको किस तरह जो है वो टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टॉक अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करती है कि ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फर्म में कितनी कैश इनफ्लो हुई और कितनी कैश आउटफ्लो हुई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हुए, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस एंड फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हमारा that will be the time value of money and the discounted cash flow valuation. अब what basically is the time value of money का concept? कि मैं अगर ये कहती हूं कि आज मेरे पास 1000 रुपीज है और एक और शख्स जो है वो ये कहता है कि मेरे पास 1000 होंगे लेकिन आफ्टर 3 months। एज ए लेमैन हम क्या ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आज जो मेरे पास 1000 है दे आर इक्वलेंट टू द 1000 फॉर दैट इंडिविजुअल जो कि 3 महीने के बाद उसको होंगे। आंसर टू दिस इज गिवन विद द कांसेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि आज के 1000 जो है उसकी वर्थ इज मोर देन द 1000 जो हम रिसीव करेंगे आफ्टर 3 months। और इसी तरह अगर आज हमारे पास कुछ पैसे हैं और उनको अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करने के बाद 3 महीने के बाद यही 1000 जो कि मेरे पास है उसकी वर्थ विल बी मोर देन 1000 ऑफ दैट इंडिविजुअल जो कि 3 महीने के बाद 1000 लेगा। उसको तो 3 महीने के बाद 1000 ही मिलेंगे, लेकिन जब मैं 1000 आज इन्वेस्ट करूंगी और 3 महीने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न करूंगी तो मेरे पास टोटल अमाउंट विल बी मोर देन 1000। अब वो 1000 मेरे आज के, इसलिए उसकी वैल्यू इज मोर देन द 1000 दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर 3 months। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम यही देखेंगे कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आज की मनी की वर्थ आफ्टर सम टाइम्स क्या होगी, या फ्यूचर में जो भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो फिर उसकी आज के टर्म में वर्थ या वैल्यू क्या होगी। तो ये टॉपिक होगा हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और साथ ही कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग की हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। अब जब हम एक फर्म शुरू करते हैं या एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। पैसे कहां से आते हैं, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, यू यूज योर पर्सनल फंड्स। छोटे लेवल का अगर बिजनेस करना हो तो आप क्या करते हैं, आप अपने पास जो सेविंग्स होती हैं, जो फंड्स अवेलेबल होती हैं उनको इन्वेस्ट करें, और अगर आपकी वेंचर इज मोर देन द अवेलेबल फंड्स तो आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द मार्केट एंड ट्राई टू बोरो द फंड्स। तो मेनली 2 सोर्सेज होती हैं, एक आपकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन और एक होती है द बोरोड फंड्स। लेकिन जब हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो हमारी कॉर्पोरेशन जो है इज अ लार्जर एंटिटी जिसमें पर्सनल फंड एक इंडिविजुअल के नहीं होते। आगे जाके इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। तो इनमें हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, प्रोप्राइटरशिप की और कॉर्पोरेशन की। पार्टनरशिप सिंगल ओनर, प्रोप्राइटरशिप इज अ सिंगल ओनर, पार्टनरशिप जो है इज 2 or more ओनर्स, एंड देन कॉर्पोरेशन में लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स। तो जब हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ओनरशिप जो है वो शेयर्स ऑफ दैट कंपनी जो है दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास पर्सनल कंट्रीब्यूशन इन द कॉर्पोरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स और द स्टॉक्स भी उनको कहते हैं, और जब हम फंड्स बोरो करते हैं फॉर द सेम कॉर्पोरेशन तो एक तरीका जो है लॉन्ग टर्म फंड्स बोरोइंग के लिए वो है बॉन्ड्स। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे कि इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स की प्राइस जो है वो किस तरह डिटरमिन होती है, उनकी वैल्यू जो है डिटरमिन करने के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि जब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है
हमने एसेट्स खरीदने हैं, हमने बिजनेस एक्सपैंड करनी है, मशीनरी इक्विपमेंट जो है उसको परचेज करना है, और वो मशीनरी और इक्विपमेंट जो है आज हम परचेज करेंगे, आज हमारा सर्टेन एक्सपेंडिचर होगा जिसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो, लेकिन उसका बेनिफिट जो है दैट विल बी देयर फॉर द टाइम्स टू कम। फ्यूचर में हमें उससे कैश इनफ्लो मिलता चला जाएगा, और वो जो कैश इनफ्लो होगा डेफिनेटली उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टुडे जो है वो कम होगी। तो हम उसको देखना चाहेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर या प्रोजेक्ट जो है उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उस सिलसिले में हम क्या करेंगे कि हमारी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज होंगी या रिसीट्स होंगी या रेवेन्यूज होंगी उनको हम डिस्काउंट करेंगे विद अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट जो कि डिस्काउंट रेट होगा, और फिर आज जितना हमने उस पर खर्च किया है, जितनी उसकी कॉस्ट आई है, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर हमारे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज जो है या रेवेन्यूज जो है वो ज्यादा है आज के एक्सपेंडिचर से, तो हम कहते हैं कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। और डेफिनेटली जब हमारे पास बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो वी विल से कि गो हेड एंड मेक दैट इन्वेस्टमेंट, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें। तो इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग यही है कि हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेसिक क्राइटेरियाज हैं। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स अवेलेबल। अगर हमारे पास 3-4 अल्टरनेटिव्स हैं और हमने उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने हैं तो हमारा क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बेसिस पे हम एक को सेलेक्ट करेंगे और बाकी 2-3 को रिजेक्ट करेंगे। तो ये क्राइटेरिया जो है हमारे, दे आर नोन एज द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। और उन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में कॉमनली यूज टेक्निक जो होती है दैट इज ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द पे बैक पीरियड। तो इंशाल्लाह हम इन सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह ये सारा कुछ कैलकुलेट करके और एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन कर सकता है। फिर हम बात करेंगे, दिस वाज रिलेटेड टू आवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्राइटेरिया इज वी विल लुक एट द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, और फिर सर्टेन टेक्निक यूज करेंगे, यार्डस्टिक यूज करेंगे जो कि एमपीवी की, आईआरआर की और पे बैक पीरियड की हो सकती है, और फिर हम फाइनल डिसीजन करेंगे कि हमें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करनी चाहिए या हमें इस प्रोजेक्ट को रैप अप कर देना चाहिए या उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। इसके बाद हम इसी कोर्स में आगे चलते हुए बात करेंगे रिस्क एंड रिटर्न। तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस ऑफ कोर्स हैज 2 एस्पेक्ट। एक उसकी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव पिक्चर है जो कि है प्रॉफिट्स, रिटर्न। यू मेक एन इन्वेस्टमेंट, और हमेशा जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इसलिए मुझे उस पर कुछ रिटर्न जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन देयर इज अनदर एस्पेक्ट, देयर इज अनदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर, और वो साइड है कि रिस्क। जब आप इन्वेस्ट करते हो ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशन होती है टू मेक मनी आउट ऑफ योर बिजनेस अर्न प्रॉफिट्स, लेकिन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि यू मे लूज मनी। तो अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लॉसेस ऑफ द फर्म जो है या बिजनेस वेंचर जो है दैट इज नोन एज द रिस्क। तो रिस्क एंड रिटर्न के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम बिजनेसेस का रिस्क किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं टू कैलकुलेट द रिस्क, और किस तरह हम रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर रिस्क एंड रिटर्न के ट्रेड ऑफ की बेसिस पे हम डिसीजन करेंगे कि हमें इस बिजनेस को फर्दर कैरी ऑन करना चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करना चाहिए, या यहीं पे इसको स्टॉप करके हमें किसी और बिजनेस में एंटर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कि जब हम बात करते हैं एक बिजनेस वेंचर की तो क्या होता है, हम बिजनेस को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शुरू करके उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मशीनरी, इक्विपमेंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि हम किस किस्म का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, कैसी बिल्डिंग चाहिए, और क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए हमारी इक्विपमेंट की। तो इस सारे कुछ के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी नीड टू अरेंज फॉर द फंड्स, और वो फंड्स जो होते हैं दे आर द कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। वो जो हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म दैट इज द कैपिटल फॉर द बिजनेस के, इतनी टोटल वर्थ है बिजनेस की। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि उसकी कॉस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब 2 तरह से हमारे फंड्स जो हैं हम रेज करते हैं और फिर उनसे वो एसेट्स या इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, और वो है, एक है पर्सनल कंट्रीब्यूशन, इक्विटी पोर्शन, और दूसरा है हमारे बोरोड फंड्स। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर हम फंड 40% बोरोड फंड्स है, 60% हमारी
कंट्रीब्यूशन है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी कि ओवरऑल दोनों सोर्सेज को मिलाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लुकिंग फ्रॉम बोथ दी साइड्स, बॉरोड फंड्स वाला एस्पेक्ट भी कवर अप करके, इक्विटी वाला एस्पेक्ट भी कवर अप करके हम देखेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट क्या बनती है। और इसके साथ साथ एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी होता है, लेवरेज एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें हम क्या बात करते हैं कि नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारी बॉरोड फंड्स जो हैं दे आर लेस कॉस्टली। इसकी भी वजह है कि जब हम फंड्स बोरो करते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। जिस भी सोर्स से हमने फंड्स बोरो किए हैं उस बोरोड कैपिटल या फंड्स के ऊपर फर्म को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फंड्स बोरो किए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट जो है दैट बिकम्स एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को उसमें से निकालने के बाद प्रॉफिट देखते हैं अलॉन्ग विद द अदर एक्सपेंसेस, यानी कि बाकी एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सारे निकालने के बाद हमारे पास आते हैं प्रॉफिट्स फॉर द फर्म। तो उन प्रॉफिट्स में जब हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है तो क्या है कि हमारी बोरोड फंड जो है हमें एक बेनिफिट दे रही है, और वो बेनिफिट इनडायरेक्ट है कि हमारा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स में से निकाल दिया, और टैक्सेस जो है वो प्रॉफिट्स के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे नेट कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स एडवांटेज। और इक्विटी नॉर्मली जो है यानी कि पर्सनल कंट्रीब्यूशन जो है यूजिंग आवर ओन फंड्स वो नॉर्मली इज कॉस्टली एज कंपेयर टू दी बोरोड फंड्स। तो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि हमने कितने परसेंटेज ऑफ द टोटल फंड जो है वो बोरोड होने हैं और कितनी परसेंटेज जो है वो इक्विटी की होनी चाहिए। अब इसमें हमें हमेशा एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर हम ये देखें कि बॉन्ड्स जो हैं या बोरोड फंड्स जो हैं दे आर लेस कॉस्टली, इसलिए व्हाई नॉट टू यूज 90% ऑफ द बोरोड फंड्स एंड ओनली 10% इक्विटी। इसके साथ 2-3 बातें पैदा हो जाती हैं कि हमारे जो लेंडर हैं दे विल सी कि अगर हमारी फर्म जो है प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर सकती, प्रॉफिट्स अर्न नहीं करती, फर्म विल बी अनएबल टू सर्विस द डेट, यानी कि उनको हम इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर सकेंगे और उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी रीपे नहीं कर सकेंगे। तो हमारी फर्म विल बी टेकन एज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फर्म। उनका एक नेचुरल रिस्पांस क्या होगा कि उस रिस्क को कवर करने के लिए दे विल से कि क्योंकि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके स्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी इज ओनली 10%, कि आपका रिस्क में शेयरिंग 10% है और हमारी बिजनेस के रिस्क में शेयरिंग 90% है, इसलिए हम आपसे हायर इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए लेवरेज में और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि इतना यूज करें बोरोड मनी को कि वो बहुत ज्यादा रिस्की होने की वजह से कॉस्टली ना हो जाए। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि कौन सी रेशियो होनी चाहिए, 70-30 की होनी चाहिए, 40-60 की होनी चाहिए और एनी अदर परसेंटेज। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिंग कैपिटल। कि जब फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू करती है, कोई बिजनेस वेंचर शुरू करता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या सोर्सेज है, अभी हमने बात की है कि हमारे पास 2 मेन सोर्सेज है, एक है इक्विटी पर्सनल कंट्रीब्यूशन और दूसरा है लोन। लेकिन लोन्स के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लोन्स हैं। एक हमारा है शॉर्ट टर्म लोन्स, एक है लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन में हम जो है अपनी एक बिजनेस ईयर के अंदर और इवन लेस देन अ ईयर जो है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए फंड्स 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए और एनी पीरियड लेस देन 1 ईयर हम फंड्स बोरो करते हैं। दूसरी तरफ है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि हम खुद अपना बॉन्ड इशू करें और फंड्स बोरो करें, या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लें, या किसी और एंटिटी से लॉन्ग टर्म लोन ले लें। तो ये सारे डिसीजन जो हैं और ये सारे टॉपिक्स जो है हम कवर अप करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट रेजिंग कैपिटल, कि फर्म जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो किस तरह रेज करती है या अरेंज करती है टू यूज इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब बेसिकली व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी डेली और डे टू डे ऑपरेशंस के साथ डील करता है। इसमें हम कहेंगे कि कैश को किस तरह मैनेज करना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। बात करेंगे रिसीवेबल्स की कि जब एक फर्म जो है क्रेडिट पे सेल करती है तो उसके पास एक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, कि 30 दिन के बाद पेमेंट मिलनी है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है।
تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلس کتنے ہونے چاہیے, کیا ٹائم پیریڈ دینا چاہیے, ہماری کریڈٹ ٹرمز کیا ہونی چاہیے. بہت زیادہ اگر آپ کریڈٹ پہ سیل کریں گے تو ہمارے پاس کیش میں ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی. لیکن ہم اگر اسٹرینجنٹ ہو جائیں گے کریڈٹ سیلس کے اوپر تو کیا ہوگا کہ ہمارے کسٹمرز جو ہیں دے ول لوز انٹرسٹ ان آور فرم, کسی اور فرم سے جا کے وہ کریڈٹ پہ پرچیز کر لیں گے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دی ٹو. اور فائنلی ہمارے پاس ایک آئٹم ہوتا ہے انوینٹری کا. تو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا لیول آف انوینٹریز جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, ہمارا کیا لیول ہو تاکہ ہم آؤٹ آف اسٹاک بھی نہ ہو کہ جب کسٹمرز آئیں تو ان کی نیڈ کو پورا بھی کر دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے یا فنڈ جو ہے وہ انوینٹری میں پائل اپ نہ ہو جائے. تو اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کیا آپٹیمم لیول ہونا چاہیے ہمارا انوینٹری کا. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے ہم بات کریں گے ڈیویڈنڈس کی. بیسیکلی ہمارا ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ ڈیویڈنڈ جو ہے جب ہم کہتے ہیں لارج کارپوریشن, تو لارج کارپوریشن میں اونرشپ جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ بائی دی شیئر آف دی کمپنی اور دی اسٹاک آف دی کمپنی. شیئرز یا اسٹاک جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ آف اونرشپس ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ نے انویسٹ کیا, کیوں انویسٹ کیا؟ اس لیے کہ یو وڈ لائک ٹو ارن سرٹن ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. تو اس لیے جب ہم شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں, کسی کمپنی کے شیئر بائی کرتے ہیں, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا ریٹرن ہو, اور وہ ریٹرن جو ہوتا ہے دیٹ از دی ڈیویڈنڈ. کہ کمپنی جو ہے جب آپ سے فنڈز لیتی ہے اور اس کو انویسٹ کرتی ہے بزنس سے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پروفٹس ارن کرتی ہے, تو وہ ان پروفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے امنگ دی شیئر ہولڈرس, اور وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے دیٹ از نون ایز دی ڈیویڈنڈز پیڈ ٹو دی شیئر ہولڈرس. پورشن آف دی پروفٹ جو ہے وہ فرم ریٹین کر لیتی ہے بزنس میں, جس کو ہم کہتے ہیں ریٹین ارننگ. یعنی ہمارے ٹوٹل پروفٹ ارن جو ہے ان کے دو کمپوننٹ ہو جاتے ہیں. ایک ہے ارننگ جو کہ کمپنی ریٹین کر لیتی ہے فار فردر ایکسپینشن, اور دوسرا پورشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے ٹو دی شیئر ہولڈرز ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ. تو یہ تو بیسیکلی تھا کہ ہمارا اوور ویو آف دس پرٹیکولر کورس, کہ یہ مین ایریاز ہیں جو ہم کور اپ کریں گے اپنے اس بزنس فائنانس کے کورس میں انشاءاللہ. تو اب ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آف کورس آج کا لیکچر از بیسیکلی این انٹروڈکٹری لیکچر. اب اس انٹروڈکشن میں ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے اپنے لیکچر 1 میں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو فائنانس ہے دیٹ از اے ویری براڈ ایریا, اور اس فائنانس کے ایریا کے اندر دیر آر سرٹن سب ایریاز. ان سب ایریاز میں ایک ایریا ہے ہمارا بزنس فائنانس کا, جو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کورس آف بزنس فائنانس کے اندر. بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ادر ایریاز آف فائنانس, جیسے کہ میں نے کہا کہ فائنانس ہمارا ایک براڈر فیلڈ ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک ایریا ہے انویسٹمنٹس کا. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے انویسٹر جو ہیں وہ کہاں کہاں انویسٹ کرتے ہیں اور کس قسم کے ڈیسیژنس انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. دوسرا ایریا ہے ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا, کہ جب بھی آپ فائنانس کی بات کرتے ہیں تو یو کم اکراس, یو ڈیل ود سرٹن ادر انسٹیٹیوشنس, اور وہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں ڈائریکٹلی آپ سے ڈیل کرتے ہیں فار یور فائنینشیل میٹرز, تو ہم ان کو کہتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اور اس میں ہم ان ڈیپتھ انالیسس میں جاتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن فار ایگزامپل کمرشل بینک ہے, میوچل فنڈز ہیں, پینشن فنڈ, یہ سارے جو ہیں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہماری فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کو, ان کا کیا رول ہے. اور اس کے بعد ایک اور ایریا ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنانس. اب اس انٹرنیشنل فائنانس کے ایریا میں یہ بیسیکلی کراس دی بارڈرس, یعنی ہم اب ڈومیسٹک فرم کی بات نہیں کرتے, وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمارے انویسٹر جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں بٹ ناٹ اونلی ان دی ڈومیسٹک فرمس, رادر ان ملٹی نیشنل فرمس, اور وہ جو ہے لوکیٹڈ ہیں آؤٹ سائڈ آور کنٹری ایز ویل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فنڈس جو ہیں وہ بورو کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی فرم کو ایک ملٹی نیشنل فرم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ملٹی نیشنل فرم کے لیے سورسز آف فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کیا کیا ہے. اب اس کی سورسز آف فنڈز آر ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو دی ڈومیسٹک کیپٹل مارکیٹ, رادر اب اس کی ایکسیس جو ہے وہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے. ایک تو ہم یہ کور کریں گے کہ بیسیکلی فائنانس کا براڈر ایریا ہے, اس کے اندر سب ایریاز کیا ہیں. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی فائنانس, کہ ایک بزنس فرم کے لیے فائنانس کی امپورٹینس کیا ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائنانس اور مارکیٹنگ کا کوئی ریلیشن شپ ہے, کیونکہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3-4 میجر ایریاز ہوتے ہیں. ایک ایریا ہے کہ مارکیٹنگ کا, ایک ہے مینجمنٹ کا, ایک ہے ہمارے فائنانس کا, ایک ہے اکاؤنٹنگ کا. تو یہاں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ فائنانس جو ہے وہ ضروری ہے صرف فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کے لیے, یا
फाइनेंस का रिलेशनशिप मार्केटिंग के साथ भी है, अकाउंटिंग के साथ भी है, क्या मैनेजमेंट के साथ भी है, क्या रोल है, वाई वी शुड स्टडी फाइनेंस। और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, कि एक फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इन सारे टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि हम ये देखें कि फाइनेंस जो है उसको फोकल पॉइंट क्यों कहा जाता है। फाइनेंस जो है वो फोकल पॉइंट इसलिए बन जाता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी प्लान कर लें, चाहे आप पर्सनल लेवल पे देखें, आपका कोई पर्सनल प्लान है, यू वांट टू ट्रैवल विद इन योर कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, आप पूरा प्लान बनाएंगे, क्या टाइम है, किस वक्त जाना है, कहां स्टॉप ओवर करना है, क्या अरेंजमेंट होगा, लेकिन उसमें जो की एलिमेंट है दैट इज ऑलवेज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद कौन सा ऑप्टिमल राउट या मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप यूज करें कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर लें और उसके साथ साथ फंड्स जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हों आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो फाइनेंस बेसिकली इज एन एरिया जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू होके आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल लाइफ के साथ साथ बिजनेस एंटिटी की भी सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम अपने इसी फाइनेंस के एरिया को शुरू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस बेसिकली इज एन एरिया ऑफ फील्ड, और उस एरिया और फील्ड के अंदर हमारे पास सब फील्ड्स हैं या उसके सब कंपोनेंट्स हैं, और ये सब कंपोनेंट्स जो है हम कह रहे हैं कि देयर आर 4 सब कंपोनेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि ये 4 सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये 4 सब कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है बिजनेस फाइनेंस का, जो कि डायरेक्टली डील करता है विद द फाइनेंशियल बेसिक्स कि क्या है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस फर्म के लिए, किस तरह एक मैनेजर जो है वो फंड्स को मैनेज करता है, और किस तरह जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेता है। तो ये है हमारा पहला एरिया। लेकिन उसके बाद दूसरा एरिया भी है जो कि कहा मैंने कि इन्वेस्टमेंट इज द सेकंड एरिया, सब एरिया ऑफ द ब्रॉडर एरिया ऑफ फाइनेंस। और थर्डली जो है हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। उसके बाद लास्टली वी विल लुक एट द इंटरनेशनल फाइनेंस। अब हमारा कोर्स जो हमने शुरू किया है आज, दैट डील्स विद द फर्स्ट सब एरिया ऑफ फाइनेंस एंड वी कॉल इट एज द बिजनेस फाइनेंस। और ये कोर्स जैसा कि मैंने पहले कहा इज अ वेरी बेसिक कोर्स जो कि एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंस की बात करेगा, फंडामेंटल्स देगा, उसके बाद इन फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करके हम फाइनेंस को एरिया में भी इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं और उसके साथ साथ दूसरे एरियाज में भी एंट्री कर सकते हैं। अब इसी बिजनेस फाइनेंस के एरिया में ही हमारे आगे जो है 3 सब एरियाज हो जाते हैं, यानी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है कहां कहां करनी है। यानी कि अगर हम ये देखें कि एक बिजनेस शुरू करनी है तो हमारे पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें अंडरटेक करनी है। व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म एंगेज इन, इक्विपमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीनरी में, बिल्डिंग में। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आपने एक बिजनेस प्लान बनाना है तो हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस प्लान में हमने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करनी है। और इस एरिया को हम आगे जाके नाम देंगे कैपिटल बजटिंग का एरिया। कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म। उसके बाद हम आते हैं दूसरे एरिया में, और दूसरे एरिया में हमने ये देखना है कि इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास फंड्स कहां से आएंगे। हाउ कैन द फर्म रेज द मनी फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये हमारा डील करता है कि फर्म जो है वो बोरोड मनी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग टर्म, या ओन फंड्स या इक्विटी से इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कितनी परसेंटेज डेट होगी और कितनी परसेंटेज जो है वो इक्विटी होगी। तो इस दूसरे एरिया में हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। अब फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड ब्रॉड एरिया है वो हम देख रहे हैं कि हमारे जो डेली रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको बिजनेस ने किस तरह मैनेज करना है। हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज अ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल। शॉर्ट टर्म में हमारे पास 2 इश्यूज होते हैं। एक इश्यू ये होता है कि हमारे पास जितने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट करने के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल क्या है,
अगर शॉर्टेज है तो हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है, अगर हमारे पास सरप्लस है तो फर्म जो है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। तो इस थर्ड एरिया को हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे एक रूटीन बिजनेस एक्टिविटी जो है जिसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर्स भी है और जिसमें हमारे पास कैश इनफ्लोज भी है, सेल्स और रेवेन्यूज भी जनरेट हो रही है, उसके साथ साथ हमारे पास एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं, ओवरहेड्स हैं, लेबर एक्सपेंडिचर है, मटेरियल एक्सपेंडिचर है। ये डेली रूटीन बिजनेस एक्टिविटी में जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं दे आर दी करंट एक्सपेंडिचर्स। और इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हम किस तरह फंड, शॉर्ट टर्म फंड रेज करेंगे और हमारी डेली नीड जो है वो उसको हम किस तरह पूरा करेंगे। तो सम अप हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस फाइनेंस क्या है कि इसके 3 सब ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी कैपिटल बजटिंग की, दूसरा एरिया है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का, और तीसरा है हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। तो हमारे अगले आइंदा आने वाले लेक्चर्स जो हैं इन्हीं 3 एरियाज पे फोकस करेंगे, लेकिन इन डेप्थ हर एस्पेक्ट से हम एनालाइज करेंगे इन्हीं 3 ब्रॉडर एरियाज को। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारा फाइनेंस इन इटसेल्फ इज एन एरिया और द फील्ड, और उसके साथ साथ हमारे पास सब फील्ड है। पहला सब फील्ड था हमारा बिजनेस फाइनेंस का जो कि टॉपिक है इस पर्टिकुलर कोर्स का। उसके बाद है हमारा दूसरा सब एरिया और दैट इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट्स में हमने क्या देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो ये देखेगा कि जब मैंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। उन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज में ये भी हो सकता है कि वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वो बॉन्ड्स में करे या स्टॉक्स में करे तो उसको ये देखना पड़ता है कि इस इन्वेस्टमेंट से उसको बेनिफिट क्या हो रहा है। अब बेनिफिट्स 2 तरह के होते हैं। एक बेनिफिट है हमारा कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा। अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न है इंटरेस्ट अर्न ऑन दी बॉन्ड। अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न क्या है कि डिविडेंड ऑन दी स्टॉक। लेकिन इसके साथ साथ एक और एलिमेंट भी है, और वो एलिमेंट है कि हमारी स्टॉक्स की प्राइसेस और बॉन्ड्स की प्राइसेस इन द मार्केट प्लेस चेंज होती रहती हैं। तो अगर प्राइस बढ़ जाए तो होल्डर ऑफ द बॉन्ड को बेनिफिट हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाती है प्राइस की, तो क्योंकि अब वो मार्केट में जाके बेचना चाहेगा तो वो हायर प्राइस पे सेल कर सकता है। दूसरी तरफ स्टॉक्स की भी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि शेयर की प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है जिसके पास ऑलरेडी वो स्टॉक्स मौजूद है कि ही और शी कैन सेल इट इन द मार्केट प्लेस एट अ हायर प्राइस। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन और लॉस। तो इन्वेस्टमेंट में जब एक इन्वेस्टमेंट ने डिसीजन करना होता है कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट करे या बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो वो देखता है कि उसका टोटल रिटर्न क्या होगा। टोटल रिटर्न में एक उसका रेगुलर रिटर्न है इंटरेस्ट बॉन्ड के ऊपर, या स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो डिविडेंड स्टॉक के ऊपर। दूसरा है उसके पास कैपिटल गेन और लॉस जो कि प्राइस की चेंज की वजह से आता है। इसलिए जो सबसे पहला टास्क होता है इन्वेस्टर का वो ये होता है कि बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको ये देखना है कि कीपिंग इन माइंड फ्यूचर रिटर्न्स पॉसिबिलिटीज, आज मैं उसकी क्या कीमत पे करूं। कि आज अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं बॉन्ड में या स्टॉक में तो मुझे उसकी क्या प्राइस जो है वो पे करनी चाहिए, कि उसकी फेयर प्राइस क्या है, लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। ये पहला एरिया है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हम कंसिडर करते हैं कि वी ट्राई टू डिटरमिन द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ आवर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद दूसरा एरिया आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं देयर इज वन एस्पेक्ट जो हमने कहा कि रिटर्न है, और हमने ये कहा कि रिटर्न के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा करंट रिटर्न डिविडेंड एंड इंटरेस्ट और दूसरा है कैपिटल गेन एंड लॉस। लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएटेड क्या है, रिस्क। हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, कि जितना ज्यादा आप हाई रिटर्न लेना चाहते हैं उतना ही उसके साथ रिस्क भी ऐड हो जाता है। अगर आप रिस्क अवर्स है तो यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोअर रिटर्न एंड ऑफ कोर्स द लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि अच्छा हम रिस्क और रिटर्न की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द सेकेंड एरिया फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, हम वो कवर अप करते हैं। और फाइनली जो थर्ड एरिया है हमारी इन्वेस्टमेंट का दैट इज कि डिटर्मिनिंग द बेस्ट मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं एंड वी वुड लाइक टू मेक एन इन्वेस्टमेंट,
اور آپ کا فائنینشیل مینیجر جو ہے اس کو بھی کمپنی کے فنڈز اگر سرپلس موجود ہے تو اس کو بھی انویسٹمنٹ ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ دے کین آلسو انویسٹ ان بانڈز اینڈ اسٹاکس آف دی ادر کمپنیز. تو یہاں پہ اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بیسٹ مکس ہوگا, کس اسٹاک میں انویسٹ کریں تو ریٹرن کیا ہے اور رسک کیا ہے, کس بانڈ میں انویسٹ کریں ریٹرن اور رسک کیا ہے. تو ریٹرن اور رسک کی کیٹیگریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے فائنینشیل مینیجر نے ایک ایسا کمبینیشن بنانا ہے, اور اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولو, کہ پورٹ فولو آف فائنینشیل ایسٹس یا سیکورٹی اس نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کے اوپر اس کا ریٹرن میکسیمم پاسبل ہو ود دا منیمم گیون لیول آف رسک. یا اس کو ایک اور دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار گیون لیول آف ریٹرن ہمارا انویسٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا وہ پورٹ فولو مکس, وہ کمبینیشن آف دی فائنینشیل انویسٹمنٹ جس کے اندر ہمارے پاس رسک جو ہے وہ منیمم پاسبل ہو. تو اس تھرڈ ایریا کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولو سلیکشن. اینڈ آف کورس ریلیٹڈ ٹو دیٹ از اندر ایریا اینڈ دیٹ از دی پورٹ فولو مینجمنٹ, کہ ایک دفعہ آپ نے پورٹ فولو آف دی فائنینشیل سیکورٹیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا تو اب اس کو ساتھ ساتھ اس کو مینج بھی کرنا ہے. مارکیٹ کنڈیشنز یوں جو چینج ہوتی چلی جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینجنگ کنڈیشن کے ساتھ اپنی پورٹ فولو کو بھی چینج کرنا ہے, سو دیٹ کہ آپ کا وہ آبجیکٹو آف ہائر ریٹرن ود منیمم رسک اور منیمم رسک فار دی سیم لیول آف ریٹرن جو ہے وہ اچیو ہوتا چلا جائے. اب جب ہم بات کرتے ہیں فائنانس کی اور اس میں ایک ایریا بزنس فائنانس ہے, دوسرا ایریا انویسٹمنٹ ہے, تو انویسٹمنٹ میں جو لوگ اپنے آپ کو ویل ورس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا کیریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ان انویسٹمنٹس. تو انویسٹمنٹس میں اسپیشلائز کرنے کے بعد ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے انویسٹمنٹس کا کرنے کے بعد جو کیریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہے, ون از دی اسٹاک بروکر. اب ہمارے پاس جو بروکر جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک انڈیویجل سیکورٹی کا انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ پرائس جو ہے وہ چل رہی ہے دیٹ از دی ٹرو ورتھ آف دی سیکورٹی, یا یہ انفلیٹڈ پرائس ہے یا یہ ڈیفلیٹڈ پرائس ہے. تو اسٹاک بروکرز از ون پاسبلٹی کہ آپ جب انویسٹمنٹ کا ان ڈیپتھ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ٹرینڈ کہ آپ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹاک یا بانڈ کی فیئر مارکیٹ پرائس کیا ہے, تو پھر یو کین بی اے سکسیسفل اسٹاک بروکر. کیونکہ اگر ٹیمپرریلی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ فیئر مارکیٹ پرائس سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو نیچرلی کیا ہوگا کہ ٹینڈنسی یہ ہوگی کہ پرائس ول کم بیک ٹو اٹس فیئر مارکیٹ پرائس, جو کہ آپ نے خود کیلکولیٹ کی ہے آن دا بیسس آف یور ایکسپرٹیز. دیٹ از ون ایریا فائنینشیل آپ کے اسٹاک بروکرز. فائنینشیل ایڈوائزرز از اندر ایریا. اسٹاک بروکرز تو آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں انویسٹرز کی. دوسری طرف آپ کی کمپنیز, لارج کمپنیز جو ہیں دے آلسو ہائر فائنینشیل ایڈوائزر, اور وہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ ایڈوائز دیتا ہے کمپنی کو کہ فنڈ جو ہیں وہ کہاں پہ انویسٹ کرنے چاہیے آفٹر ایویلویٹنگ دی فیئر مارکیٹ پرائس آف دی بانڈس, اسٹاکس اور اینی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹ. اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ ایریا, دیٹ از دی پورٹ فولو مینجمنٹ, کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے ایریا میں ویل ورسڈ ہیں تو آپ کے پاس ایک اور کیریئر اپرچونٹی ہے, یو کین بیکم اے پورٹ فولو مینیجر. اب پورٹ فولو مینیجر کی کیا جاب ہوتی ہے کہ وہ رسک اور ریٹرن کو اینالائز کرتا ہے فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجل سیکورٹی اینڈ انویسٹمنٹ اپرچونٹی. اور اس کے بعد اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہائر ریٹرن کے ساتھ لوور رسک کمبینیشن آف سیکورٹیز لے, سو دیٹ اوور آل پورٹ فولو کا ریٹرن زیادہ ہو اور رسک کم ہو. اس میں آپ کے میوچل فنڈز ہیں, پینشن فنڈز ہیں, اس میں یو کین ایکٹ ایز اے پورٹ فولو مینیجر. اینڈ فائنلی آفٹر انویسٹمنٹس گیٹنگ دی ایکسپرٹیز آف دی انویسٹمنٹ, آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں, دیٹ از آف دی سیکورٹی انالیسس. اب سیکورٹی انالیسس جو ہے وہ کیا ہے کہ یو اینالائز دی پراسپیکٹس آف اے پرٹیکولر سیکورٹی, کہ سیکورٹی کے جتنے کریکٹرسٹکس ہیں, keeping in mind all of those characteristics, you try to find out whether it is worthwhile to make an investment or whether you should just squeeze your investment in that particular security. تو یہ آپ کا ایک اور ایریا ہے آفٹر گیٹنگ ویل ورسڈ ود دی انویسٹمنٹ, کہ یو کین بیکم اے سیکورٹی اینالسٹ. آپ کے یہ جتنے بروکریج ہاؤسز ہیں اور دوسرے ایسے فرمس ہیں جو کہ ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دی انویسٹر. انویسٹر کین بی اے کمپنی, کین بی انڈیویجول ایز ویل. تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ ایریا آف فائنانس وچ از دی انویسٹمنٹ. اس کے بعد ہے ہمارا تھرڈ ایریا آف فائنانس اینڈ دیٹ از آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے he or she has to deal with these financial institutions. اب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ ہمارے کمرشل بینکس ہیں,
they are the insurance companies, they are the pension funds, can be mudarba, leasing companies. All of these are financial institutions. तो इस एरिया में हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे दे विल स्पेशलाइज इन इवैल्यूएटिंग कि अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो, कि अगर किसी ने एक लोन की एप्लीकेशन दी है तो दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी इन अ पोजीशन टू इवैल्यूएट कि लुकिंग एट द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी और द इंडिविजुअल, इफ इंडिविजुअल ने लोन एप्लीकेशन दी है उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, वो ये डिसीजन करेगा कि इज इट वर्थवाइल टू एक्सटेंड द लोन टू दिस कंपनी और द इंडिविजुअल. दैट इज वन अपॉर्चुनिटी. दूसरी तरफ आपके जो सपोज इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कर रहे होंगे कि लुकिंग एट द रिस्क ऑफ ए पर्टिकुलर सिनेरियो, कैन बी द डेथ, कैन बी, जब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे ऊपर बेस करते हुए वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं. फिर उसके साथ अगर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वो उसको एनालाइज करेंगे. अगर हम सपोज हाउसिंग की बात करते हैं तो वो सारे कुछ को एनालाइज करने के बाद दे विल कम अप विद अ सर्टेन प्रीमियम कि ये रिस्क लेवल हो तो हमें इतना प्रीमियम लेना चाहिए फ्रॉम आवर कस्टमर. तो ये है हमारा थर्ड एरिया जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसमें ये जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है. उसके बाद हमारा फाइनल एरिया है इंटरनेशनल फाइनेंस का. विद इन द फाइनेंस हमारे सब एरियाज हम बात कर रहे हैं. इंटरनेशनल फाइनेंस में हम क्या कर रहे हैं कि जो सारे डिसीजंस हमने एक डोमेस्टिक फर्म के लिए करने हैं वही डिसीजन हम मल्टीनेशनल फर्म के पर्सपेक्टिव में करते हैं. ही सिंपली क्रॉस द बॉर्डर, वही कैपिटल बजटिंग, वही कैपिटल स्ट्रक्चर, वही हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फंड रेजिंग. लेकिन अब फंड रेजिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं, चैलेंजेस भी ज्यादा हो जाते हैं, रिस्क हाई हो जाता है, रिटर्न भी हाई हो जाता है. यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की. ऑफ कोर्स कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो यू आर नॉट डीलिंग विद वन करेंसी एनी मोर, रादर वी आर डीलिंग विद मोर देन वन करेंसी. कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक्सेस है इन अदर कैपिटल मार्केट्स अदर देन द डोमेस्टिक मार्केट, तो डोमेस्टिक मार्केट से जब हम फंड बोरो कर रहे हैं दे विल बी डिनोमिनेटेड इन पाक रुपीज ओनली. लेकिन अगर हमारी फर्म की एक्सेस है इन अदर कैपिटल मार्केट्स तो हमें वो जो फंड्स मिलेंगे दे विल बी इन द अदर करेंसीज. इसी तरह अब हमारी फर्म विल नॉट बी सेलिंग ओनली टू द डोमेस्टिक मार्केट एंड अर्निंग रुपीज ओनली, रादर आवर फर्म विल बी सेलिंग इन अदर कंट्रीज एंड कलेक्टिंग द अदर करेंसीज. इसलिए अब हमारे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स, कैश इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज विल बी इन मोर देन वन करेंसी. इसलिए अब रोल ऑफ द एक्सचेंज रेट बिकम्स इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ द एटीट्यूड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट जो है दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी कस्टमर्स का रिएक्शन टू योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करते हैं इन इंटरनेशनल फाइनेंस. ये तो था हमारा आज का लेक्चर एंड ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू आवर फोकस ऑन द बिजनेस फाइनेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स. क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ ये बात की कि हमारे पास फाइनेंस इज अ ब्रॉडर एरिया और उसके अंदर सब एरियाज में हमारे पास बिजनेस फाइनेंस है, उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एंड फाइनली इंटरनेशनल फाइनेंस है. लेकिन इस कोर्स का जो फोकस है दैट विल रिमेन ऑन द बिजनेस फाइनेंस. तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रो टू द फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस. इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में. लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर खत्म करूं, आई वुड सिंपली लाइक टू समराइज कि हमने आज के लेक्चर में क्या टॉपिक जो है वो कवर किया है. जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का लेक्चर जो था दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्ट किया कि बेसिकली हमारा कोर्स क्या है, दैट इज द बिजनेस फाइनेंस. लेकिन उसकी प्लेस क्या है ओवरऑल फाइनेंस के एरिया के अंदर. हमने ये देखा कि उसकी प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो देयर आर अदर एरियाज, इन्वेस्टमेंट्स का एरिया भी मौजूद है, हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एरिया भी मौजूद है और साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस का भी एरिया मौजूद है. बट इन सारे एरियाज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस. और इस कोर्स में भी हमने बेसिक फंडामेंटल्स या एसेंशियल्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस को कवर करना है. एडवांस लेवल की टॉपिक्स को हम इस कोर्स में कवर अप नहीं करेंगे. और हमने ये कहा कि हमारा जो बिजनेस फाइनेंस इन इटसेल्फ जो है वो कवर अप करता है 3 ब्रॉड एरियाज को. उसमें सबसे पहला जो था वो था कि फर्म जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है किस तरह अंडरटेक करती है. और उसको हमने कहा कि अगर हम उसको नाम देना चाहें तो उस एरिया का नाम है कैपिटल बजटिंग. और कैपिटल बजटिंग बेसिकली जो है दैट डील्स विद द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म. उसके बाद हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ बिजनेस फाइनेंस की तरफ, और हमने कहा ये दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो है दैट इज रिलेटेड टू कि इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो हमने अभी डिसाइड किया कि फर्म ने अंडरटेक करनी है, फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए सोर्सेज क्या होंगे.
ایک ہے ہمارے پاس بانڈس یا بوروڈ فنڈس کا اور دوسرا ہے اکوٹی یا پرسنل فنڈس کا. اب اس ایریا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, کتنی پرسنٹیج بانڈس کی اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اسٹاکس کی. وی کال اٹ ایز دی کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیژن. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو مینج کرنے کے لیے وی ٹاک اباؤٹ دی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. تو انشاءاللہ انہی تینوں کانسیپٹس کو لے کے آگے چلیں گے ہم اگلے لیکچر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایریا کو بھی کور اپ کریں گے کہ ہمارے فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے ان اوور آل بزنس آرگنائزیشن. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.